हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल को लेकर जीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज का ये हमारा 19वां मॉक टेस्ट है। यहाँ पर हम एग्जाम से पहले 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। हर एक जो मॉक टेस्ट होगा हमारा वो बिल्कुल एग्जाम लेवल का होगा। अगर आप इन मॉक टेस्ट के अंदर 25 में से 18 से 22 के बीच में अगर क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हो, विच मीन्स एग्जाम में भी आप 18 से 20 तक क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो एग्जाम से पहले ये सीरीज आपका एक रियल टेस्ट होने वाली है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं एंड कहाँ पर आपको मेहनत करने की अभी भी ज़रूरत है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पूरी सीरीज को प्रॉपर अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करिएगा। 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। एसएससी सीजीएल जीएस को लेकर मैंने आपको मास्टर वीडियो सीरीज भी दे रखी है। अगर आपने उस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर आपको पढ़ाया है। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करें। अगर वो सीरीज आपने नहीं देखी है, वीडियोस नहीं देखें, तो आप सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस सीरीज से देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो भी आपका स्कोर रहता है 25 जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल के ही यहाँ पर हम स्कोर लेके चलेंगे। तो जो भी आप फाइनल स्कोर करते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट इनमें से किसके प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी? चार्ल्स टर्नर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सिगमंड फ्रायड या आर्थर मिलर? तो किसके प्रभाव में? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के। एनी बेसेंट एक बहुत ही प्रभावशाली महिला थी जो कई आंदोलनों से जुड़ी हुई थी, जैसे कि आयरिश और भारतीय स्वशासन। फैबियन समाजवाद एक ऐसा विचार है जो कहता है कि समाजवाद को धीरे धीरे और शांतिपूर्ण तरीके से लाया जाना चाहिए, कानून बनाकर और शिक्षा के माध्यम से। एनी बेसेंट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक प्रसिद्ध आयरिश नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। इसके अलावा वो फैबियन सोसाइटी के एक प्रमुख सदस्य भी थे। उन्होंने फैबियन समाजवाद के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनी बेसेंट 1887 में फैबियन सोसाइटी में शामिल हुई और उन्होंने इसके सिद्धांतों को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, शाह आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? हरित क्रांति के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, प्रशासनिक सुधारों का सुझाव देने के लिए, सी ऑप्शन है वित्तीय सुधारों को लागू करने के लिए, टू इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, या फिर डी ऑप्शन है भारतीय आपातकाल में की गई सभी जातियों की जांच करने के लिए। तो शाह आयोग का गठन किया गया था भारतीय आपातकाल में की गई सभी जातियों की जांच करने के लिए। शाह कमीशन को 1977 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था 1975 से 1977 के दौरान लाए गए इमरजेंसी आपातकाल के समय हुई सभी जातियों और गलतियों की जांच करना। इस कमीशन की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेसी शाह ने की थी, इसीलिए इस कमीशन का नाम पड़ा शाह कमीशन। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में आपातकाल के दौरान मानव अधिकारों के उल्लंघन, मनमानी गिरफ्तारियों, प्रेस सेंसरशिप और जबरन नसबंदी जैसे मामलों का विस्तृत ब्यौरा दिया था। भारत में आपातकाल 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित किया गया था और ये 21 मार्च 1977 तक चला था। यह भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद और काले अध्यायों में से एक माना जाता है। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का सदस्य है? चीन, रशिया, कनाडा या भारत? तो G7 ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं, मेजर एडवांस इकोनॉमिक का एक अनौपचारिक समूह है। इसके सदस्य देश वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सालाना मिलते हैं। G7 के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। चीन, रूस और भारत जो है वो G7 के सदस्य नहीं है। कनाडा इसका सदस्य है, जो कि सी वाले ऑप्शन में हमको दे रखा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, रशिया जो है 1998 से लेकर 2014 तक इसका सदस्य था, जब इसे G8 कहा जाता था। लेकिन 2014 में
क्रीमिया के विलय के बाद रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया, फिर से क्या बन गया, G7 बन गया है। तो ये चीज भी आप क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। धान के खेतों से कौन सी ग्रीन हाउस गैस बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होती हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन? तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है? वो गैस होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में हीट को रोकती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होता है। धान के खेत की बात करें, पैडी फील्ड्स की, तो उनमें मिट्टी पानी में डूबी हुई रहती है, जिससे ऑक्सीजन मुक्त वातावरण बनता है। इस स्थिति में कुछ बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं। इस प्रोसेस में बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का उत्पादन होता है। मीथेन जो है एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है। इसीलिए धान के खेत जो है वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, सोर्स हैं। यहाँ पर डी आंसर सही होगा, मीथेन। नेक्स्ट आता है, नई भारत किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 2016, 2019, 2022 या 2025? तो भारत किर्गिस्तान के बीच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर 14 जून 2019 को बिश्केक में हस्ताक्षर किए गए थे। ये संधि दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। कब की गई थी? 2019 में। तो बी आंसर। लोकमत देवी अहिल्याबाई होलकर किस वर्ष इंदौर की शासिका बनी थी? 1757, 1767, 1767, 1777 या फिर 1787 में? तो लोकमत देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1767 1767 ईस्वी में इंदौर की शासिका के रूप में गद्दी संभाली थी। उन्होंने 1795 में अपनी मृत्यु तक लगभग 28 वर्षों तक कुशलता से यहाँ पर शासन किया था। अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य के तहत मालवा की एक महान शासिका थी। उनका जन्म 1725 में महाराष्ट्र के चोंडी गांव में हुआ था। उनकी शादी मल्हार राव होलकर के बेटे खांडेराव होलकर से हुई थी, जो कि इंदौर के मराठा शासक थे। खांडेराव की मृत्यु 1754 में कुमेर की लड़ाई में हुई थी एंड मल्हार राव होलकर का निधन 1766 में हुआ था। अपने ससुर की मृत्यु के बाद में अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर संभाली और एक न्यायप्रिय, कुशल और दूरदर्शी शासिका के रूप में अपनी पहचान भी बनाई। तो यहाँ पर 1767 1767 बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। विश्व सामाजिक रिपोर्ट किस संगठन का प्रमुख प्रकाशन है? वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, यूनेस्को, UNDP, वर्ल्ड बैंक या फिर UNDESA? तो विश्व सामाजिक रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है जो कि वैश्विक सामाजिक विकास के रुझानों और नीतियों का विश्लेषण करता है। ये रिपोर्ट UNDESA का एक प्रमुख प्रकाशन है। UNDESA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। UNDESA संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंदर एक प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो कि विकास नीतियों, सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण, नीति निर्माण, इनमें अपना योगदान देता है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन ले उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। SSC CGL की आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, उसके लिए स्पेशल पैकेज हमने लॉन्च किया आपके लिए, जिसमें हमने आपको 10,000 GS के 1 लाइनर दिए हैं, मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड करिए, रीजनिंग की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक दिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं SSC के 2023, 2022, 2024, इन सब ईयर का हमने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 30 मॉक टेस्ट हमने आपको दिए हैं, लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर दिया है इस पैकेज में, मैराथन PDFs हमने आपको प्रोवाइड करी है। ये सारा 350 रुपये के आसपास की प्राइसिंग होती है, जो कि आपको सिर्फ स्पेशल ऑफर में 49 रुपीज़ में मिल रही है। तो इस पैकेज को लेंगे, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये आपके नॉलेज को ना सिर्फ अपग्रेड करेगा, बल्कि एग्जाम में आपके स्कोर को भी 40 से 50% तक सीधा बूस्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, बल्कि आपके सिलेक्शन की एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है। तो अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आता है, उल्लास के तहत कौन सा राज्य पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है?
उल्लास योजना के तहत? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा या केरल? तो मिजोरम जो है ये उल्लास योजना के तहत भारत का पहला फुल्ली फंक्शनल लिटरेट राज्य बन गया है, मतलब साक्षर राज्य बन गया है। यह घोषणा मई 2025 में की गई जब मिजोरम ने 95% के निर्धारित मापदंड को पार करते हुए 98.20 साक्षरता दर हासिल की है। फुल्ली फंक्शनल लिटरेट का मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति रोजमर्रा के कार्यों में पढ़ने, लिखने और मैथमेटिकली स्किल का उपयोग करने में सक्षम हो। उल्लास योजना ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाना जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं। यहाँ पर मिजोरम ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय भारतीय पार्श्व गायक का जन्म आभास कुमार गांगुली के रूप में हुआ था? किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी या जगजीत सिंह? तो भारतीय सिनेमा में कई महान पार्श्व गायक हुए जिन्होंने अपनी आवाज से लाखों का दिल जीताए। प्रसिद्ध गायक, अभिनेता, संगीत निर्देशक किशोर कुमार का वास्तविक नाम जो है वो आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार एक बहुत ही बहुमुखी कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग शैलियों में गाने गाए हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक बड़ा प्रभाव छोड़ा है और आज भी उनके गाने बहुत ही लोकप्रिय हैं। किशोर कुमार यहाँ पर करेक्ट है। जीएसटी-एटी की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या हैदराबाद। तो इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एक जुडिशियल फोरम है, मंच है जो कि जीएसटी से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। ये उन मामलों की फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है जिनमें जीएसटी अधिकारियों ने कोई आदेश पारित किया हो। इस ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा देश भर में अलग अलग राज्यों में स्टेट बेंचेस भी बनाई जाएगी ताकि सभी राज्यों में जल्दी और प्रभावी न्याय मिल सके। तो प्रधान पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। सी आंसर। भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ का उत्पादन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया गया है? ऑप्शन है कश्मीर विश्वविद्यालय और आईसीएआर, आईआईटी दिल्ली और आईसीएआर, सीएसआईआर और आईसीएआर या फिर आईआईएसईआर और सीएसआईआर। तो भारत की पहली जीन संपादित भेड़, जीन एडिटेड भेड़ का उत्पादन कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है जिसमें आईसीएआर का भी योगदान रहा है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये जो खोज है भारत को पशुधन अनुवांशिकी में ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में आगे ले जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस भेड़ में कोई भी फॉरेन डीएनए नहीं जोड़ा गया, इसीलिए इसे ट्रांसजेनिक जानवर नहीं माना जाता है जो रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए मददगार हो सकता है। ध्यान रखिएगा, कश्मीर विश्वविद्यालय और आईसीएआर ने भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ का उत्पादन किया है। अगला आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत के संसद के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है इसका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद करते हैं। यहाँ पर सी आंसर। भारत की आधिकारिक भाषाओं के बारे में कक्षा में चर्चा के दौरान मेहुल ने बताया कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। वह किस अनुच्छेद का उल्लेख कर रहे हैं? आर्टिकल 343(1), आर्टिकल 351, आर्टिकल 350(b) या आर्टिकल 347? तो भारतीय संविधान के भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक फैले हुए हैं। इसमें आर्टिकल 343(1) में साफ कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसमें यह भी उल्लेख है कि सरकार के कार्यों के लिए प्रयोग होने वाले अंक भी अंतर्राष्ट्रीय रूप में भारतीय अंकों में होंगे।
यानी मेहुल जब देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ भाषा बता रहा है तो वो आर्टिकल 343(1) का जिक्र कर रहा है। तो यहाँ पर ए आंसर। कौन सा बैंक मुख्य रूप से भारत में लघु उद्योगों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर ध्यान केंद्रित करता है? नाबार्ड, सिडबी, आरबीआई या एक्जिम? तो कौन सा बैंक? सिडबी। भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में लघु उद्योगों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और जो रीजनल डेवलपमेंट होते हैं उसमें मदद करते हैं। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1990 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। सिडबी का मुख्य काम होता है लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। ये बैंक भारत में एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के विकास का प्रमुख स्तंभ भी हैं। तो सिडबी यहाँ पर करेक्ट होगा। मनुष्यों में मलेरिया का क्या कारण है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगी? तो मलेरिया एक संक्रामक रोग होता है, इन्फेक्शन डिसीज होती है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी जो पैरासाइट होता है मनुष्य में फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। जब यह संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो यह प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है पैरासाइट उसके रक्त में इंटर कर देता है। मानव शरीर में पहुंचने के बाद यह परजीवी पैरासाइट लीवर में विकसित होता है और फिर लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, उनको संक्रमित कर देता है, जिससे बुखार, ठंड लगना, पसीना आना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। मलेरिया जो होता है बैक्टीरिया, वायरस, इनके कारण नहीं होता है, ना ही फंगल संक्रमण है। मलेरिया का कारण है परजीवी पैरासाइट। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेस्नाम अमूबी सिंह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या मणिपुरी? तो गुरु मेस्नाम अमूबी सिंह भारतीय शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस की मणिपुरी शैली के एक प्रतिष्ठित कलाकार थे। मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति मणिपुरी राज्य से हुई है और ये अपनी ग्रेस, नम्रता, भक्ति और नाटकीयता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गुरु अमूबी सिंह ने इस शैली के प्रचार प्रसार और संरक्षण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर मणिपुरी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, हीमोफीलिया में रक्त स्त्राव सबसे अधिक शरीर के किस भाग में होता है? गल ब्लैडर, लंग्स, जॉइंट्स या हार्ट में? तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक जेनेटिक रक्तस्राव विकार है, प्रॉब्लम है, जिसमें शरीर के रक्त का थक्का ठीक से नहीं बन पाता है। ब्लड क्लॉट जो होता है वो ढंग से नहीं बन पाता है। इस कारण व्यक्ति को मामूली चोट लगने पर भी लंबे समय तक जो रक्त का बहना जो है वो देखने को मिलता है। इस स्थिति में रक्त के ब्लड के जमाव में मदद करने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है। सबसे सामान्य और बार बार रक्तस्राव जॉइंट्स में होता है, विशेष करके घुटनों, कोहनियों और टखनों में। इस रक्तस्राव को क्या कहते हैं? हेमाथ्रोसिस कहते हैं। यदि समय पर इसका इलाज न हो तो जोड़ों की क्षति जो होती है, परमानेंट जॉइंट जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा शरीर के किस भाग में रक्तस्राव होता है? जॉइंट्स में। सी आंसर। अगला है, बौद्ध धर्म में भविष्य के बुद्ध की अवधारणा इनमें से किसको संदर्भित करती है? शाक्य मुनि, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर या मंजूश्री? तो बौद्ध धर्म में बुद्ध वह होता है जिसने पूर्ण ज्ञान, इनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया हो। वर्तमान समय के बुद्ध शाक्य मुनि हैं, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के रूप में जाना जाता है। भविष्य में पृथ्वी पर आने वाले बुद्ध को मैत्रेय कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि वह अभी तुषिता स्वर्ग में एक बौद्धिस्त्व के रूप में निवास कर रहे हैं और भविष्य में धरती पर आकर प्राणियों को मोक्ष दिलाएंगे। तो भविष्य के बुद्ध की अवधारणा को क्या कहा गया है? मैत्रेय कहा गया है। यहाँ पर बी आंसर। बुध ग्रह मर्क्यूरी के कितने चंद्रमा हैं? कितने मून हैं? 1, 0, 3 या 5? तो मर्क्यूरी सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, प्लेनेट है। बुध और शुक्र, वीनस दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट या चंद्रमा नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर 0। बुध जो है मर्क्यूरी सूर्य के बहुत पास है,
इसका ग्रेविटेशनल पुल जो है इतना कमजोर है कि वह चंद्रमा को अपनी कक्षा में बनाए नहीं रख सकता है, इसीलिए इसका कोई भी मून नहीं है। आगे बढ़ते हैं। महामहम महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो महामहम महोत्सव एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र हिंदू फेस्टिवल है। हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है और मुख्य रूप से ये फेस्टिवल कुंभकोणम तमिलनाडु में होता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु महामहम टैंक में स्नान करते हैं क्योंकि माना जाता है कि इससे सारे पाप जो है वो मिट जाते हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तीर्थ उत्सव माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर भारत में कुंभ मेला। तो तमिलनाडु यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और पुस्तक सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अमिताभ घोष, द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ, अ सुटेबल बॉय, एंड डी ऑप्शन है आर के नारायण, मालगुडी डेज। तो अगर आप बी वाला ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा है द गोल्डन गेट, एक कविता रूपी उपन्यास है जिसे विक्रम सेठ ने लिखा है, न कि अमिताभ घोष ने लिखा है। अमिताभ घोष की प्रसिद्ध किताबों में द शेडो लाइन्स आती है, द ग्लास पैलेस आता है, बट द गोल्डन गेट जो है ये विक्रम सेठ ने लिखा है। तो बी वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है ये सही तरीके से मेल नहीं खाता है। अगला है भारतीय होम रूल आंदोलन किस देश के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था? रशिया, कनाडा, आयरलैंड या साउथ अफ्रीका? तो इंडियन होम रूल मूवमेंट की शुरुआत जो हुई थी वो 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन सेल्फ गवर्नमेंट प्राप्त करना था। ये आंदोलन आयरलैंड में चल रहे होम रूल मूवमेंट से प्रेरित था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भारत में इस विचारधारा को आगे बढ़ाया था। आयरलैंड के तरह भारत में भी लोग स्वशासन की मांग कर रहे थे। तो किस देश के आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था? सी आंसर 25 केजी द्रव्यमान मास और 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन वाली वस्तु पर लगने वाले बल फोर्स का निर्धारण करें। ऑप्शन है 12.5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20.5 न्यूटन या 0 न्यूटन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपको पता होगा, F = ma। m होता है मास, a होता है एक्सेलरेशन। 25 × 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12.5 न्यूटन। ये आ गया हमारा फोर्स। न्यूटन जो होती है बल की SI इकाई होती है, SI यूनिट होती है, इसलिए यहाँ पर वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा, फोर्स होगा, वो 12.5 न्यूटन होगा। ए आंसर बहुत ही सिंपल था, जस्ट हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है दोनों का, क्योंकि F = ma होता है और m और a दोनों दे रखा है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। भारत में 2011 की जनगणना में कितने जिले शामिल थे? 605, 670, 608 या 640? तो भारत में जनगणना हर 10 वर्षों में एक बार होती है। यह देश की सबसे बड़ी सांख्यिकीय कवायद स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। इसमें 640 जिले कवर किए गए थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने जिले शामिल थे? 640। डी आंसर मेखला सादोर किन महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक परिधान है? बंगाली, असमिया, गुजराती या मराठी? तो मेखला सादोर भारत के असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। यह 2 भागों से मिलकर बनता है, मेखला और सादोर। मेखला एक स्कर्ट की तरह निचले भाग में लपटा जाता है। सादोर जो होता है ऊपरी भाग में ओढ़ा जाता है, जिसे साड़ी का पल्लू कहा जाता है। ये पोशाक जो है मुगा सिल्क, पाटक सिल्क और कॉटन से बनी हुई होती हैं। तो मेखला सादोर असमिया महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक परिधान है। बी आंसर। तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। जो भी आपका स्कोर रहा है इस टेस्ट के अंदर, 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने सही करें उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एंड जितने क्वेश्चन आपने गलत करें उसकी 0.5 की माइनस मार्किंग होगी। उसके हिसाब से आपका जो भी फाइनल स्कोर हो रहा है वो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा अपना स्कोर, जिससे कि धीरे धीरे आप मेहनत करके अच्छे स्कोर तक पहुँच पाओ। तो ये था हमारा 19वां टेस्ट। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा एंड जहाँ पर आपकी गलती हो रही है वो पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। बस ऐसे ही लगातार अच्छे से मेहनत करते रहो। एसएससी सीजीएल को लेकर
लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मैंने आपको 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो फ्रेंड्स। सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है कोर्स वो, और लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 5 मंथ की वैलिडिटी है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। इसके अलावा ज्वाइन करने का जो ऑप्शन है वो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फाउंडेशन कोर्स वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे तो कोर्स बाय अक्षय सर है फोल्डर, इसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपने अभी तक फ्रेंड्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।